दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के छपरा में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां बालू से भरी नाव गंगा नदी में पलट गई। यह बताया जा रहा है कि नाव के अंदर 14 लोग सवार थे। सभी लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। यह कुछ मजदूरों के तैरकर बाहर आने की भी बात कही जा रही है, लेकिन पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। कहा जा रहा है कि डोरीगंज और मनेर की सीमा पर नास के पास यह हादसा हुआ है। जिस समय यह घटना हुई उस समय गंगा नदी में ऊंची लहरें उठ रही थी। उन लहरों में इस नाव के अलावा 2 नाव और भी फंसी थी। वे 2 नाव खाली थी, तो जिस वजह से वे इस हादसे का शिकार होने से बच गई। लेकिन बालू से भरी होने के कारण ये नाव पलट गई। गंगा नदी में उठ रही ऊंची लहरों के कारण अन्य नाव पर सवार लोग डूब रहे लोगों की मदद नहीं कर पाए। देर शाम तक किसी मजदूर के तैरकर बाहर निकलने की सूचना नहीं मिली है। प्रत्यक्षदर्शी मजदूरों ने बताया है कि बवंडर इतना तेज था कि कोई मजदूर नाव पर से नदी में कूद भी नहीं पाया। देर शाम तक किसी मजदूर या फिर नाविक के तैरकर बाहर निकलने की कोई सूचना नहीं मिली है। दोस्तों चिलचिलाती गर्मी से राहत देने वाले मानसून बच्चों में कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। यह जानकार बताते हैं कि तापमान में अचानक गिरावट और बारिश के बाद रुके हुए पानी से हवा, पानी और मच्छर जनित कई तरह की बीमारियां होती है, जो सभी उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। एक खबर के मुताबिक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और तेज बुखार जैसे बीमारियां शरीर में तेज दर्द, उल्टी और पेट दर्द से जुड़ी समस्या बढ़ गई है। और गंभीर लक्षण जैसे पेट दर्द, लगातार उल्टी और डेंगू के मामलों में रक्तस्राव होने पर तत्काल डॉक्टर की जरूरत होती है। दूषित भोजन और पानी के कारण भी मच्छरों और कीड़ों से फैलने वाले संक्रमण हो सकते हैं। खाने और पानी से होने वाली बीमारियां भी नवजात और बच्चों में डिहाइड्रेशन का कारण बनती है। तो चलिए अब बताते हैं कि इस मौसम से होने वाली बीमारियों का लक्षण क्या है। तो सामान्य सर्दी और फ्लू के साथ थकान, बुखार और शरीर में दर्द होता है। आमतौर पर यह 1 सप्ताह से भी कम समय तक रहता है। दोस्तों चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित 7 अन्य देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया गया है। RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट का पता चलने के बाद यह कदम उठाया है। जब बताया जा रहा है कि यह वेरिएंट अधिक संक्रमण है और इसमें वैक्सीन को बेअसर करने की क्षमता है। आपको बता दें कि अब से पहले यह नियम ब्रिटेन, यूरोप, मध्य पूर्व से भारत आने वाले यात्रियों पर लागू थे, लेकिन अब इनमें 7 अन्य देशों साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। अगर आप भी इन देशों से भारत आ रहे हैं तो आप 72 घंटे के अंदर का RT-PCR रिपोर्ट जरूर साथ में ले लें। दोस्तों बिहार सरकार ने देर रात बड़े पैमाने पर IAS और बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला किया है। इनमें 72 IAS हैं और बाकी 87 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। IAS अफसरों को जिलों में उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद का मुखिया कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। कुछ को SDO की भी जिम्मेवारी दी गई है। दोस्तों पंचायत चुनाव 2021 इस बार गांव टोला का माहौल बिल्कुल भी अलग दिख रहा है। जहां डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ साथ सोशल मीडिया का रोल अहम हो गया है। यह सोशल मीडिया पर भावी प्रत्याशियों के कई समर्थक और खुद भावी प्रत्याशी एक्टिव हैं। जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच पद के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। यह प्रचार का तरीका बदल गया है। प्रत्याशी समर्थकों के साथ पहले की तरह लोगों से जाकर मिल तो रहे ही हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया की मदद काफी अधिक ली जा रही है। सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों के समर्थन में कई नए अकाउंट बनाए जा रहे हैं। कई ग्रुप बनाकर संबंधित गांव पंचायत के लोगों को जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अनजान प्रत्याशी के लिए दूसरे लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। कोई पूर्व में किए गए कामों को गिना रहा है तो फिर कोई अपने विरोधियों की नाकामियों को उजागर कर रहा है। सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों के अलावा गाँव के नाम के भी अकाउंट बने हुए हैं। यहाँ भी जोर आजमाइश चल रही है। सारे ताम झाम के बाद इस बार ऑडियो सॉन्ग रिकॉर्डिंग की
की मांग बड़ी हो गई है। हाईटेक प्रचार में भी कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव सेशन का उपयोग भी किया जा रहा है। प्रत्याशी अथवा ग्रामीण लाइव आकर अपनी बातें लोगों के बीच रख रहे हैं। यह जनसंपर्क अभियान का भी लाइव प्रसारण किया जा रहा है। फोटो और वीडियो पोस्ट से भी लोगों के बीच अपनी बातें रख रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार के पंचायत चुनाव में सोशल मीडिया का अहम रोल दिख रहा है। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं और सोशल मीडिया में अपना प्रचार कराना चाहते हैं तो आप केडीबी लाइव के द्वारा प्रचार करा सकते हैं। यह केडीबी लाइव आपका प्रचार करेगा, हम आपका प्रचार करेंगे। प्रचार करने के लिए आप हमसे संपर्क करें। यह आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप हमसे संपर्क करें, हमसे बात करें। हम आपका प्रचार केडीबी लाइव के माध्यम से जरूर कराएंगे। दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए अब तक वैक्सीन की 67 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान शुरू होने के 7 महीने के बाद अब तक आधी वयस्क आबादी को ही पहली डोज लग पाई है। यह टीकाकरण को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल जैसे बड़े राज्य फिसदी साबित हो रहे हैं। जी हाँ, अपने बिहार का भी वही हाल है। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन ज्यादा नहीं हो पा रहा है। जहाँ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सिक्किम, दादरा और नगर हवेली और हिमाचल प्रदेश में वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज मिल गई है। इसके अलावा त्रिपुरा, लद्दाख, दमन और दीप, लक्षद्वीप और मिजोरम में 85% से ज्यादा आबादी को पहली डोज मिल चुकी है। दोस्तों, अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल इस बार अपने कारनामों को लेकर चर्चा में हैं। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में चड्डी बनियान में घूमने पर जदयू विधायक गोपाल मंडल की खूब किरकिरी हो रही है। हालांकि अब उन्होंने इस घटना पर अफसोस जताया है। जब विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि राजधानी एक्सप्रेस में जो घटना हुई है उन्हें अफसोस है। आपको बता दें कि ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री ने विधायक पर अभद्रता का आरोप लगाया था। जब गोपाल मंडल ने कहा है कि उन्होंने यात्री से माफी मांग ली थी। जब उन्होंने कहा है कि जो हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। पेट खराब था जिस वजह से जल्दबाजी में वॉशरूम के लिए निकल गया था, इसीलिए कपड़े नहीं पहन सका था। दोस्तों, अब बात बिहार से थोड़ी बाहर के बारे में करते हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबान की राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि समूह को कश्मीर सहित कहीं भी मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। शाहीन ने यह भी कहा है कि तालिबान की किसी देश के खिलाफ हथियार उठाने की नीति नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान होने के नाते हमें कश्मीर या फिर किसी अन्य देशों में मुसलमानों के लिए अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। यह शाहीन के अनुसार हम अपनी आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके अपने लोग हैं, जहां आपके अपने नागरिक हैं, वे आपके कानून के तहत समान अधिकार के हकदार हैं। जहां हक्कानी नेटवर्क में एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा है कि कोई ऐसा समूह नहीं है और वे अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात का हिस्सा हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के गोवध को लेकर दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्वागत किया है। जी हां, बोर्ड के महासचिव डॉक्टर मोइन अहमद ने कहा है कि इसे रोकने के लिए सरकार को केंद्र कानून बनाना चाहिए। यह सुन्नी और सूफी समुदाय के गोवध का सदैव विरोध किया। गाय हिंदू भाइयों और भारतीयों की मजबूत आस्था का प्रतीक है। इस्लाम धर्म सहिष्णुता सद्भाव का प्रतीक है। वह गौवंश के वध को उचित नहीं मानता। यह इस्लाम ने कभी नहीं कहा है कि गौमांस मुसलमानों का भोजन है। मानसिक बीमारी है, किसी धर्म विचार को चिराने जैसा है। ऐसे में हमारी गुजारिश है कि इस मामले में इस्लाम को मानने वालों को आगे आकर पहल करनी चाहिए। वहीं इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने गो वध को लेकर उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की सराहना की है। मौलाना ने कहा है कि यह निर्णय स्वागत योग्य है। बाबर ने भी हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक गाय के वध का विरोध किया था। आजादी के पहले इस्लाम में गोवध न करने का फतवा भी जारी हो चुका है। उच्च न्यायालय ने इस बात को कहकर हमारी बातों को मजबूती दी है। गोवध को रोकने और उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की पहल सरकार को करनी चाहिए। ऑल इंडिया महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष साइस्ता अंबर ने कहा है कि सभी को उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। कोई भी धर्म किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं देता है। इस्लाम तो सर्वधर्म संभाव का पैरोकार रहा है। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, तो सरकार को भी उनके संरक्षण की पहल करनी चाहिए। सख्त कानून बनाकर इस पर लगाम लगनी चाहिए। धर्म गुरुओं की जिम्मेवारी है कि वे इस मसले पर लोगों को जागरूक करें, तभी सामाजिक समरसता की मिसाल कायम हो सकती है। यह सरकार को भी उच्च न्यायालयों के इस आदेश के पालन के लिए सख्त कदम उठानी चाहिए।
दोस्तों, दिल्ली दंगा केस में एक स्थानीय कोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। जो गुरुवार यानी कि 2 सितंबर 2021 को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि पुलिस ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधने का प्रयास किया। जो कोर्ट ने कहा है कि जब इतिहास विभाजन के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सबसे खराब सांप्रदायिक दंगों को देखेगा, तब सही जांच करने में पुलिस की विफलता लोकतंत्र के प्रहरी को पीड़ा देगी। जो कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम और 2 अन्य लोगों को फरवरी 2020 में दिल्ली के चांद बाग इलाके में दंगों के दौरान एक दुकान में कथित लूटपाट और तोड़फोड़ से जुड़े केस में आरोप मुक्त कर दिया है, यानी कि बरी कर दिया है। जी हां, अदालत ने जांच को कठोर और निष्क्रिय करार दिया, जिसमें ऐसा लगता है कि एक कांस्टेबल को गवाह के रूप में पेश किया गया था। एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने इस मामले को करदाताओं की गाड़ी कमाई की भारी बर्बरता करार दी है, जिसमें पुलिस ने केवल अदालत की आंखों से पर्दा हटाने की कोशिश की और कुछ नहीं। यह कोर्ट ने आगे कहा है कि घटना को कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं था जिससे आरोपी घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि हो सके। यह कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह नहीं था, न ही आपराधिक साजिश के बारे में कोई सबूत था। जज ने कहा है कि मैं खुद को यह देखने से रोक नहीं पा रहा हूं कि जब इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को पलट कर देखेगा, तो न्यूनतम वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करके उचित जांच करने में उच्च जांच एजेंसी की विफलता निश्चित रूप से लोकतंत्र के प्रहरी को पीड़ा देगी। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग हलकान हैं। अपनी गाड़ी से कॉलेज, ऑफिस या फिर अन्य जगह जाना काफी महंगा पड़ रहा है। ऐसे में लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक स्कूटर ऐसा भी है जो बिना किसी ईंधन तेल के चलता है? जी हाँ, बिल्कुल भी आपने सही सुना कि हम बात कर रहे हैं चुकुडू स्कूटर की। यह स्कूटर अफ्रीका देश कांगो के लोग इस्तेमाल करते हैं। यह कांगो के लोग इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस स्कूटर को दुनिया का सबसे अनोखा स्कूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई इंजन नहीं लगा है, फिर भी ये 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड देता है। एक बारी में तकरीबन 700 से 800 किलोग्राम तक का सामान उठाकर चल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कूटर को बनाने के लिए एक खास तरह की मजबूती लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसे स्केट स्कूटर की तरह चलाया जाता है। दोस्तों, बिहार के एक सरकारी अस्पताल में चमत्कार हुआ है, और यह चमत्कार क्या है, चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं विस्तार से। शायद बिहार के ही सरकारी अस्पताल में यह चमत्कार हो सकता है। यह गर्भवती महिला जब सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने गई तो उसे बेटा पैदा हुआ। जब प्रसव के बाद परिवार के लोगों ने भी अपने लाल को देखा, लेकिन जब अस्पताल से छुट्टी हुई तो नर्स ने कपड़े में लपेट कर बच्चे को थमा दिया। घर आकर देखा तो पता चला कि नर्स ने बेटी को घर भेज दिया है। इसके बाद सरकारी अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। फंस गए डॉक्टर कह रहे हैं कि आरोपी नर्स के खिलाफ एफआईआर करेंगे और डीएनए टेस्ट कराकर बेटे का पता लगाएंगे। मामला पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया जिले के योगापट्टी स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पास के धनुक टोली गांव की महिला प्रेमशिला देवी गर्भवती थी। जो गुरुवार को प्रसव के लिए उसे परिजनों ने योगपट्टी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। अस्पताल में उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब बेटे के जन्म के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला के परिजनों को बेटा होने की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने अपने घर में आए नए सदस्य को देखा भी। जब बच्चे की मां प्रेमशिला देवी ने बताया है कि शुक्रवार को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। नर्स ने उसे कपड़े में लपेटकर बच्चा दिया और कहा है कि इसे ढककर ही घर ले जाना। जब प्रेमशिला देवी बच्चे को लेकर अपने घर पर पहुंची, वहां कपड़ा हटाया तो देखा कि वह बेटा नहीं बल्कि बेटी थी। इसके बाद पूरा परिवार सख्ते में आ गया। दोस्तों, बिहार में अपने पद का दुरुपयोग करके कमाई करने में पंचायत प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े अफसर और कर्मचारी सबसे आगे हैं। जब दूसरे नंबर पर शिक्षा से जुड़े अधिकारी कर्मचारी शामिल है। ये बात पिछले 2 सालों के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई में सामने आई है। जब मनरेगा, नल जल से लेकर बिहार सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की रफ्तार में इनका भ्रष्टाचार आड़े आ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्ती का ही नतीजा है कि लगभग हर रोज कोई न कोई भ्रष्ट अफसर कर्मचारी पकड़ा जा रहा है। जहां अफसरों के खिलाफ बिहार सरकार के निर्देश के तहत भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले 2 सालों के दौरान अलग अलग विभागों के 39 जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें बड़े अफसर से लेकर छोटे स्तर के अधिकारी भी शामिल है। मगर इनमें सबसे अधिक मुखिया और पंचायत सचिव है। जी हाँ, पंचायतों में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पिछले 2 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, उनमें से सबसे अधिक 20% पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत से जुड़े अफसर कर्मचारियों के खिलाफ है। पिछले साल
साल मार्च में दर्ज किए गए एक मामले में 17 लोगों के नाम है। इनमें मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी, रोजगार सेवक, कनीय और सहायक अभियंता, विभिन्न पंचायतों के 2 मुखिया, निगरानी समिति के सदस्य से लेकर मनरेगा और पंचायत से जुड़े कई स्थानीय कनीय पदाधिकारी है। जिन्हें अवैध कमाई करने के मामले में दूसरे नंबर पर शिक्षा से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी शामिल है। जिन्हें इस साल अब तक 20 लोगों के खिलाफ पद से भ्रष्ट दुरुपयोग को लेकर निगरानी ने मामला दर्ज किया है। दोस्तों, जल्द ही अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का स्वरूप सामने आ जाएगा। जैसे कि संभावना है कि अफगानिस्तान में ईरान की तर्ज पर सरकार का गठन होगा, जिसमें एक धार्मिक नेता सर्वोच्च लीडर होगा, और उसके नीचे रोजमर्रा के काम के लिए राष्ट्रपति और दूसरे मंत्री भी होंगे। ऐसी संभावना है कि हिब्तुल्लाह अखुंदाजा सर्वोच्च लीडर बनेंगे। नई सरकार के बाद तालिबान को खस्ताहाल अफगानिस्तान को चलाने के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद चीन और पाकिस्तान से है। लेकिन इन दोनों देश के अलावा 2 देश ऐसे हैं जो नए बदलाव में जल्द ही अहम भूमिका निभाने की तैयारी में है। कतर, जहां पहले से तालिबान और दुनिया के बीच मध्यस्थ बनकर उभरा है, वहीं अब तुर्की का रुख तालिबान को लेकर बदल रहा है। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के बयानों से साफ है कि वे बदले दौर में केवल नाटो तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। दोस्तों, अपने घर का खर्च चलाने के लिए 8 साल का बच्चा ऑटो रिक्शा चला रहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रहने वाले 8 साल के बच्चे के कंधों पर माता पिता सहित पूरे परिवार का भार आ चुका है। यह बच्चा भी पीछे नहीं हटा। उसने परिवार का खर्च चलाने के लिए काम करने का फैसला किया, इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि बच्चे के माता पिता देख नहीं सकते। उनकी दोनों आंखें खराब है। 8 साल के बच्चे का नाम गोपाल कृष्ण है। उनके माता पिता चित्तूर के चंद्रगिरी में सब्जियों और किराने की दुकान चलाते हैं। हालांकि दुकान बहुत छोटी है और कमाई भी ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए खर्च चलाने के लिए बच्चा ही ऑटो चलाता है। जब गोपाल तीसरी कक्षा में पढ़ता है, उसने पेट भरने के लिए ऑटो चलाने का फैसला किया, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह घर में सबसे बड़ा है। पढ़ाई के बाद जो वक्त बचता है उसमें ऑटो चलाकर पैसे कमाता है। गोपाल कृष्ण का फिक्स रूटीन है कि वह हर दिन स्कूल की ड्रेस में सबसे पहले ऑटो से माता पिता को दुकान पर छोड़ता है, उसके बाद अपना काम शुरू करता है। गोपाल कृष्ण ने कहा है कि पढ़ाई के बाद मैं अपने माता पिता को ऑटो में ले जाता हूं। बड़ा बेटा होने की वजह से परिवार की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। गोपाल की उम्र 8 साल है। ऐसे में वह गाड़ी नहीं चला सकता है। ऐसे में उसे ऑटो चलाते हुए एक बार पुलिस ने पकड़ भी लिया था, लेकिन जब गोपाल ने अपनी पूरी कहानी बताई तब फिर पुलिस भी उसको छोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने वादा किया है कि वह ऑटो नहीं चलाएगा या कोई और काम करेगा, लेकिन मजबूरी के आगे बेबस गोपाल ने वहां तो कह दिया, लेकिन बाद में भी ऑटो चलाना जारी रखा। दोस्तों, अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और तमाम राजनीतिक दल आगामी चुनाव की अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐसा फैसला लिया है जिससे उनके राजनीति में आने के कयास पर विराम लग गया है। प्रशांत किशोर ने फैसला लिया है कि वे अपने अध्ययन अवकाश को आगे बढ़ा रहे हैं और अगले साल मार्च माह तक किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर की करीबियों की माने तो उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला लिया है और अगले साल मार्च माह तक कोई भी नया कार्यभार नहीं संभालेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई राजनीतिक दल प्रशांत किशोर को साधने में लगे थे, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने चुनाव से किनारा किया है उसके बाद साफ है कि अगले साल यूपी के विधानसभा चुनाव से भी प्रशांत किशोर दूर ही रहेंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी और भाजपा को तमाम कोशिशों के बाद भी हार का मुंह देखना पड़ा था, उसके बाद प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार के काम को अलविदा कह दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा लंबे समय के लिए इस काम को अब छोड़ना चाहता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में कांग्रेस नेत्री यास्मीन शेरानी ने गुरुवार को यूपी के महंत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पर महिलाओं के खिलाफ अभद्रता के आरोप लगाते हुए उनके पोस्टर पर चप्पल मारे थे। यह कांग्रेस की इस हरकत पर हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने देर रात थाने का घेराव किया। उन्होंने महंत के पोस्टर पर चप्पल मारने की हरकत का विरोध किया। उसके बाद पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पूरा मामला गुरुवार दोपहर को महिला कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यास्मीन शेरानी की लीडरशिप में शुरू हुआ, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के एक वायरल वीडियो को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया। उन्होंने कहा कि वीडियो में महंत ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की, महिलाओं का अपमान किया था। महिलाओं के विरोध में महिला कांग्रेस नेत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महंत का पोस्टर थाने की दीवार पर चिपकाया और पोस्टर पर चप्पलों से पीट कर विरोध दर्ज कराया। चप्पल पिटाई का मामला सामने आने के बाद ही हिंदू संघ
संगठन के कार्यकर्ता ने महिला कांग्रेस द्वारा की गई हरकत का विरोध किया। हिंदू संगठन के लोगों ने कहा है कि कांग्रेसियों द्वारा की गई इस हरकत से उनकी भावनाएं आहत हुई है। इसी बात को लेकर उन्होंने विरोध किया और थाना प्रभारी से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। दोस्तों, कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय ने शहरी क्षेत्र के लोगों को बागवानी के लिए प्रोत्साहन करने के लिए छत पर बागवानी योजना शुरू करने जा रही है। जहां वैसे लोग जो जमीन खाली नहीं होने के कारण सब्जी की खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये योजना काफी फायदेमंद साबित होगी। जी हाँ, शहर में हरित क्षेत्र बनाना और वातावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से घर की छत पर बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। जी अब लोग घर की छत पर सब्जी की खेती कर सकते हैं और छत पर 300 स्क्वायर फुट की एक यूनिट होगा। जहां छत पर 300 स्क्वायर फुट खुले स्थान पर बागवानी की जाएगी। जहां एक यूनिट की लागत 50,000 रुपए के लगभग होगी। इसके लिए विभाग की तरफ से लाभुक को 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार की प्रमुख नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यह बाढ़ के कारण जहां निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य ऊंचे जगहों पर शरण लिए हुए हैं, वहीं सबसे अधिक परेशानी पशुपालकों को उठानी पड़ रही है। इन पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए चारा इंतजाम करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, काफी दिक्कत हो रही है। जहां मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के बाढ़ प्रभावित गाँव में रहने वाले किसानों को अपने पालतू पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना एक बड़ी समस्या बन गई है। यह पशुपालक अब जुगाड़ की नाव या फिर जिनके पास निजी नाव उपलब्ध है, उसे लेकर पानी से ही चारा काट कर ला रहे हैं और अपने पशुओं को खिला रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीतिक दलों में टूट की खबर आना आम बात होती जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा 2 गुट में बढ़ गई है। यह जमुई सांसद चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने को पार्टी का अध्यक्ष बता रहे हैं। अब जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को लेकर लोजपा सांसद चिराग पासवान ने बड़ा दावा कर दिया है। यह पत्रकारों को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इसका नुकसान पार्टी को होगा। चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू में जल्द बड़ी टूट होने वाली है। दोस्तों, बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान तरह तरह के कारनामे सामने आ रहे हैं। जब 2 दिन पहले गोपालगंज में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी का कारनामा सामने आया था, जो टीका लेने आए लोगों को चप्पल से पीट रही थी। जब गोपालगंज में ही दीवार फांदकर खिड़की से टीका लेते एक आदमी का वीडियो वायरल हुआ था। अब पड़ोस के सारण यानी कि छपरा जिले में नई घटना हुई है। यहाँ पर टीकाकरण केंद्र से कुछ दबंग कोरोना वैक्सीन लेकर ही भाग गए। जी हाँ, मामला सारण जिले के दिगवारा प्रखंड के त्रिलोक चक्का है। वहां मनरेगा भवन में टीकाकरण केंद्र लगा गया है। इस केंद्र पर हुए एक वाकये का वीडियो वायरल हुआ है। यहां पर कुछ दबंग उद्यम मचाते हुए वैक्सीन की शीशी लेकर भाग गया। जब वीडियो वायरल हुआ तो फिर स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया। जब दिगवारा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिकी में कहा है कि कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया। यह स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी की और मारपीट करते हुए जबरन कोरोना वैक्सीन की 2 शीशी अपने साथ लेकर भाग गए। दोस्तों, बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के चलते पटना एम्स में भर्ती है। इस बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मजार में चादर पेश की। 10:30 बजे पटना हाईकोर्ट के मजार पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के स्वस्थ होने की कामना के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अब्दुल रहमान के नेतृत्व में चादर पोशी की गई। उन्हें स्वस्थ होने और दीर्घायु होने तथा इस मुसीबत से पार पाने के लिए दुआएं की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू एवं भाजपा के वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेता अब्दुल रहमान ने कहा कि बाबा के दरबार में हम लोगों ने मिलकर दुआएं की है। भरोसा है निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष जी स्वस्थ होकर फिर से संगठन के काम एवं क्षेत्र के लोगों की सेवा में खड़े होंगे। चादर पोशी के बाद दुआएं मांगी गई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा था कि ईश्वर के आशीर्वाद और आप सभी के शुभकामनाओं के कारण मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बहुत ही खतरनाक बीमारी है और मुझे ये यूरिक एसिड की एक दवा जो मैं बीते 15 दिनों से खा रहा था उसके कारण हुआ है। पर यह दवा लाखों लोगों के लेने के बावजूद भी पूरे देश में मुश्किल से 50 से 100 लोगों को ही होता है, इसलिए कोई सोच भी नहीं सका।
दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जल्द ही बिहार का रुख कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ऐसे संकेत दिए हैं कि लालू यादव आने वाले वक्त में बिहार की धरती पर कदम रख सकते हैं। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू जी की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वे जल्द ही बिहार आ सकते हैं। उधर लालू के बिहार आने की खबर से चर्चा का बाजार गर्म होने के साथ साथ प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। जदयू के महिला लीडर डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने तो लालू प्रसाद यादव को स्वास्थ्य पर ध्यान देने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव कितनी भी राजनीतिक सक्रियता दिखाएं, उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। तारा श्वेता आर्या ने कहा है कि बिहार और केंद्र सरकार मिलकर मजबूती से काम कर रही है। इधर जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवागमन को लेकर खुलकर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनके सुपुत्रों ने उनका काम बढ़ा दिया है। महाभारत जो सड़क पर आ चुकी है उसे सल्टाना है। जगदा बाबू की तार तार हो चुकी इज्जत को वापस लाना है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पार्टी बेटे को देंगे या फिर बेटी को देंगे, उत्तराधिकारी कौन होगा उन्हें देखना है। उन्होंने कहा कि लालू जी के लौटने की खबर से जनता सिहर जाती है कि लालू जी आ रहे हैं, कहीं वो जंगल राज तो वापस नहीं आ रहा है। दोस्तों बिहार निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव वाले क्षेत्र में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश का सख्ती से पालन कराने का शासन को निर्देश दिया है। जिसमें आयोग ने श्रम संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर आदेश का पालन सुनिश्चित करने की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह आदेश सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, दुकानों एवं फैक्ट्रियों पर लागू होगा। आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आयोग ने दंड का भी प्रावधान किया है। यह 500 रुपये दंड वसूलने की भी निर्देश दिए हैं। आयोग ने सख्ती से छुट्टी संबंधित आदेश का 11 चरण में संपन्न होने वाले चुनाव में पालन कराने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किए जाने का प्रावधान है। दोस्तों पूर्णिया को एमबीबीएस की मान्यता दिलाने के चक्कर में शासन ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के 3 विभागों के सभी 21 चिकित्सकों का तबादला वहां कर दिया। जब पूर्णिया में चिकित्सा महाविद्यालय को एमबीबीएस की पढ़ाई की मान्यता मिलेगी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन करीब 3 सप्ताह से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई जरूर बंद हो गई है। इससे यहाँ पर एमबीबीएस और एक विषय में पीजी की पढ़ाई कर रहे सैकड़ों मेडिकल छात्र परेशान हैं। दोस्तों राजधानी ट्रेन के तेजस बोगी में बनियान पहनकर घूमने वाले जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल एक यात्री ने दिल्ली रेलवे में शिकायत दर्ज कराई है कि जेडीयू विधायक ने यानी कि गोपाल मंडल ने ट्रेन में उनसे गाली गलौज की और उनके साथ को लोगों ने मुझे मारने और पे पीटने की धमकी दी। वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद दिल्ली रेलवे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह जानकारी के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहानाबाद के एक यात्री ने दिल्ली स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराई है। यह यात्री ने कहा है कि वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान बगल के सीट पर जेडीयू के एक विधायक की यात्रा कर रहे थे। वे ट्रेन में बनियान पहनकर घूम रहे थे, जिसका मैंने विरोध किया तो वे मुझे गाली देने लगे और अपमानित करने लगे। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के थाना प्रभारी ने बताया है कि बिहार के आरा का मामला आया है, उसे हमने जांच के लिए स्थानीय थाने को भेज दिया है। वही इस पूरे मामले में विधायक गोपाल मंडल ने सफाई दी। गोपाल मंडल ने कहा है कि वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, इस दौरान उनका पेट खराब हो गया, जिस वजह से वे भागे भागे शौचालय की ओर गए। उन्होंने आगे कहा है कि उस बोगी में कोई महिला नहीं थी, यह सब कुछ झूठ है। दोस्तों बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। यह महामहिम ने गुरुवार को उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन गए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को इस उत्सव में शामिल होने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। विजय सिन्हा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर समारोह में आने के लिए आग्रह करेंगे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा भवन 100 साल का हो गया है। यह 7 फरवरी 2021 को इस भवन की शताब्दी पूरी हुई है। इसके उपलक्ष्य में 7 फरवरी 2020 से ही शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन होना है। कोरोना संक्रमण के कारण इसके कई आयोजन नहीं हो पाए हैं, परंतु समापन समारोह को भव्यता से आयोजित करने की तैयारी है। दोस्तों मुंगेर में डीएम के जनता दरबार में एक दिल दहला देने वाला फरियादी सामने आया। एक विधवा की फरियाद सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। उसकी शिकायत किसी और से नहीं बल्कि अपने ही औलादों से थी, जो उनके सुध नहीं लेते। यह सारी संपत्ति को अपने नाम करके संतानों ने उसे दर दर की ठोकर खाने को छोड़ दिया है। जिला अधिकारी नवीन कुमार ने जनता दरबार में गुरुवार को न्याय मांगने वालों की होर लगी रही। कोई सरकारी महकमा से परेशान होकर न्याय मांगने पहुंचा तो कोई मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ
मांगने पहुंची, जहां हर कोई अपना दुख दर्द लेकर आए थे। कई लोगों की पीड़ा और प्रताड़ना की कहानी ने झकझोर करके रख दिया, जहां जिला अधिकारी ने भी मामलों को सुना और संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जमालपुर ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के नया गांव बजरंगबली चौक निवासी मुसम्मत सिया देवी किसी और से नहीं बल्कि अपने ही बेटों से यानी कि बेटों के कारण ही दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। यह सिया देवी ने कहा है कि उसे 4 पुत्र हैं। पति और ससुर द्वारा खरीदी गई संपत्ति को चारों ने आपस में बांट लिया है। पति द्वारा खरीदी गई जमीन पर अपने पुत्र संख्या 3 और 4 के साथ रहती थी। सिया देवी ने कहा है कि मैंने पुत्र संख्या 4 को 90,000 रुपए नगद भी दिया था। जब तक रुपया चला तब तक मुझे साथ रखा गया। जब वर्तमान में दोनों पुत्रों ने घर से बाहर कर दिया है। मैं दर दर भटक रही हूँ। एक बेटा दिल्ली में रहता है जो 1,000 देता है, जब उसी से किसी तरीके से खाना पीना चल रहा है। उचित कार्रवाई करते हुए मेरे नरक जैसी जिंदगी को सुधार दे साहब। दोस्तों, बिहार में बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें बच्चों को सांस लेने में परेशानी आ रही है, जब कुछ डायरिया की चपेट में आ गए हैं। इन मामलों में डॉक्टरों ने कोरोना की आशंका भी जताई है, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट में सभी सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि पटना के पीएमसीएच और IJIMS के OPD में बच्चों की संख्या अचानक बढ़ गई है। सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के साथ बच्चों को लाया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक सांस की नलियों के ऊपर हिस्से में संक्रमण अधिक मिल रहा है, उन्हें खांसी आ रही है। शिशु रोग विभाग के OPD में इलाज को रोजाना 250 बच्चे पहुंच रहे हैं, जबकि इससे पहले करीब 100 से 120 के बीच बच्चे इलाज के लिए आ रहे थे। कम वजन वाले बच्चों में डायरिया अधिक मिल रहा है, इसके बाद निमोनिया का खतरा बन जाता है। हालांकि अभी निमोनिया से बच्चे पीड़ित कम आ रहे हैं। दोस्तों, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब फिर से राजनीतिक तौर पर एक्टिव दिखने लगे हैं। दिल्ली में नेताओं से मुलाकात करके विपक्ष को गोलबंद करने की कवायद हो या फिर ट्विटर पर सियासी मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया, दिल्ली में स्वस्थ लाभ ले रहे लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस देश में बस इंसान की जान सस्ती है। शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और बिहार सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि फल, सब्जी, गैस, दवा सब चीजें महंगी हो गई है, लेकिन इस देश में बस इंसान की जान सस्ती है जो कभी भी लिंचिंग या भूख से चली जाती है। दोस्तों, शाहजहांपुर पुलिस ने एक ऐसी लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है जो एक दिन के लिए शादी करके दुल्हन बनती थी और घर वालों को नशीली पदार्थ देकर नकदी जेवर लेकर फरार हो जाती थी। यह दुल्हन के साथ पूरा गैंग सक्रिय था जो ठगी और लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। यह दुल्हन और इसका गैंग अपने झांसे में फंसाकर दूल्हे से पहले शादी करवाते थे। इसके बाद रात होने पर यह दुल्हन घर वालों को नशा देकर बेहोश कर देती थी और घर में रखा जेवर और नकदी लेकर वे गैंग फरार हो जाता था। यह लुटेरी रागिनी दुल्हन और इस गैंग का सरगना रफीक उर्फ गोपाल ठाकुर बिहार के रहने वाले हैं, जबकि जिले में 4 और सदस्य इस गिरोह में शामिल है जो शिकार ढूंढ कर लाते थे। हाल ही में बंडा थाना क्षेत्र में इसी गैंग ने लुटेरी दुल्हन के जरिए राम सिंह नाम के युवक को लूट का शिकार बनाया था। यह पकड़े गए गिरोह और लुटेरी दुल्हन के पास से 48,000 की नकदी और जेवर बरामद हुआ है। पुलिस ने पूरे गैंग का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि इस लुटेरी दुल्हन और उन्होंने किन किन लोगों को अब तक ठगी और फिर लूट का शिकार बनाया है। यह लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।